गुड आफ्टरनून एवरी वन। आइए अब हम लोग देखते हैं वे आँखें कविता के अभ्यास के प्रश्नों को। पहले देखिए, यह कविता का कुछ अंश दिया गया है। 2 लाइन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। तो ये 2 लाइन दे करके इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी क्या वह कविता लिखता। तो इसके आंसर हम जानते हैं। सबसे पहले हम पहले का देखते हैं कि आम तौर पे हमें डर किन बातों से लगता है। देखिए, इस जो कविता को हम लोग देखिए, इस कविता के भाव के अनुसार आम तौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो देखिए, एक उजड़े हुए किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। उस किसान का सर्वस्व लुट चुका है, सब कुछ लुट चुका है। उसके खेत, घर बार, पत्नी, बच्चे, पुत्रवधू सब नष्ट हो चुके हैं। तो उसकी आँखों के तरफ, वो आँखों में वो दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी आँखों को की ओर संकेत करके कवि ने ये कविता लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। इसका आंसर हम देखते हैं कि कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसकी आँखों में दारुण निराशा व्याप्त है। उनमें दूर दूर तक घोर अंधकार है, उनमें भय है, खालीपन है, दुख और भय व्याप्त है, जिसे देख करके कवि को डर लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। कवि को पीड़ित किसान की आँखों को देखकर भय लगता है, फिर भी वह उसका दुख व्यक्त करना चाहता है। वह उसके दुख के बारे में समाज को बताना चाहता है ताकि लोग उससे सहानुभूति रखें तथा उन अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके जिनके कारण किसान की यह दुर्दशा हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। देखिए, इसका आंसर देखते हैं कि यदि कवि को किसान की आँखों को देखकर भय न लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध नहीं होता, और जब तक उसको उसकी पीड़ा का बोध नहीं होता तब तक वह शायद कविता नहीं लिखता। क्योंकि कविता जो है ना, एक आंतरिक अनुभूति है, जिसे जब हम किसी के दुख को आत्मसार करते हैं, अपने आप पर रख के देखते हैं, तो हमारे आँखों से आंसू आता है, खुशी होती है, जो कुछ भी होता है। तो इसी तरह एक जो कवि होता है ना, जब किसी भी घटना को, किसी भी दृश्य को आत्मसात करता है तो उसके आँखों से आंसू नहीं बल्कि उसके मन से शब्द निकलते हैं, और जिन शब्दों को वो कविता का रूप देता है। तो अगर कवि किसान की पीड़ा को देख करके उसको भय न लगा होता तो शायद उसके दर्द का कभी उसको बोध नहीं होता, और जब उसको बोध नहीं होता तो शायद वह कविता नहीं लिख पाता। उसके बाद देखिए, एक लाइन और दी गई है अगले क्वेश्चन में। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्षण के लिए किसान को, नहीं, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन छूट गया है कि कविता में
किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार किन्हें बताया गया है? इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन तथा क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपना ब्याज व ऋण वसूल करने के लिए उसके खेत, बैल और घर बार बिकवा दिए। उसके कारकुनों ने किसान के जवान बेटे को मार डाला। लाचार किसान की पत्नी जो थी वो दवा के अभाव में मर गई और वो उसके बिना उसकी जो दूध पीने वाली बच्ची थी उसका देहांत हो गया। इस प्रकार महाजन के क्रूर अत्याचारों के कारण किसान की दुर्दशा हुई। तो किसान की दुर्व्यवस्था के लिए कोतवाल भी दोषी है, क्योंकि उसने किसान की पुत्रवधू को थाने में बुलवाया तथा उसके साथ कुकर्म किया। इस कारण उसकी पुत्रवधू जो थी वो कुएं में डूबकर मर गई। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। ये लाइन दी गई है कविता की कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो आइए हम इसे देखते हैं कि निम्न पंक्ति में किसान के जिन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है वे इस प्रकार हैं कि किसान के कभी हरे भरे लहराते खेत थे। उसकी हरियाली को देखकर किसान का तन और मन प्रसन्न हो जाया करता था। तब वह स्वाधीन था। उसके पास अपने कहलाने को कुछ खेत थे, उसी से उसका मस्तक ऊंचा उठता था। तब उसकी आँखों में चमक तथा दृष्टि में स्वाभिमान था। उसका एक प्राणप्रिय जवान पुत्र था। उसका निजी घर था, बैलों की जोड़ी थी। उसके पास एक सफ़ेद गाय थी जो स्नेह बस उसी को दूध दूहने देती थी। उसके परिवार में पत्नी, बिटिया और पुत्रवधू थी। ये सब दुर्भाग्य से एक एक करके नष्ट हो गए। इन्हीं की स्मृति उस किसान की आँखों में थोड़ी देर के लिए चमक ला देती है, अपने पिछले सुखों को याद करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है। उजरी उसके सिवा किसे का पास तुहाने आने देती। पहला है। दूसरा है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। और ग, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ पर हम यह पूछा गया है संदर्भ सहित इसका व्याख्या करना है, इसका अर्थ बताना है। पहले का हम लोग देखिए संदर्भ क्या लिखेंगे कि इसमें महाजन के अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन है। उसके बाद उसका लिखेंगे आशय। उजरी गाय जो थी अपने स्वामी किसान से बहुत ही प्यार करती थी, वह उसी को ही अपना दूध दूहने देती थी। अब उसे जबरदस्ती छीनकर नीलाम कर दिया गया है, जो दूध देने से भी इनकार कर दिए। दूसरे का देखते हैं हम लोग संदर्भ। महाजन के करिंदों ने किसान के जवान पुत्र को मार डाला। इस कारण उसकी पुत्रवधू विधवा हो गई। उसकी स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है, इसका आशय हम लोग देखते हैं कि किसान का पुत्र नहीं रहा। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था। फिर भी समाज उसे पतिघातिन कहता है। उस पर जबरदस्ती दोष मढ़ता है। यह कलंक ढोते हुए वह विधवा उस घर में लक्ष्मी के समान थी, वही कमाकर घर चला रही थी। तो लेकिन इस समाज की बुरी नज़र ने उसे पतिघातिन का दे करके और उसके साथ कोतवाल के द्वारा कुकर्म किया गया, जिससे
उसकी मौत हो गई, डूब करके वो अपनी जान दे दी। उसके बाद से ये क्वेश्चन दिया गया है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। इसमें किसान के पिछले सुखों का वर्णन किया गया है कि उसकी थोड़ी सी यादें उसके चेहरे पर एक खुशी का चमक लाती है। और इसका जो अर्थ दिया गया है, इसकी जो आशय लिखना है कि जब किसान जब उसका अपना खेत था, भरा पूरा परिवार था, इन सब चीज़ों को याद करता है तो उसकी आँखों में चमक आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसको वर्तमान समय का ज्ञान होता है तो वह आसमान की तरफ देखने लगता है और उसकी पलकें गिरती नहीं है, जैसे लगता है कि वो सारी चीज़ें उसकी आँख में नोक की तरह चुभ गई है, जिससे वो कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए, घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर, घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। इस पर आपको लेख लिखना। देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा रही पतोहू और खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती जोरू, ये आपको एक टॉपिक दिया गया है कि घर में विधवा रही पतोहू, इस पर आप एक निबंध लिखिए। लिखने का प्रयास करिएगा और अगर आप नहीं लिख पाए तो अगले वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगी। लेकिन इस पे किसान की दुर्दशा देख रहे हैं कि एक औरत को समाज में एक पति के बिना किस तरह की संज्ञा दी जाती है। पिछले समय का जब कि ये कविता लिखी गई, लेकिन वर्तमान समाज में वर्तमान समाज की जो स्त्री है उसकी अगर वो विधवा भी है तो वो आत्मनिर्भर है, वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, अपना खर्च चला सकती है, अपनी जीविका चला सकती है और अपना जीवन एक अच्छे जगह पे, कितनी आपको समाज में ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो आपको इस पर एक लेख लिखना है कि ये जो लिखा गया कि घर में विधवा रही पतो, घर के अंदर थी वो, लेकिन उस समय की स्त्री का और वर्तमान समाज की स्त्री का दोनों का क्या मतलब अंतर है दोनों में। खैर पैर की जूती जोरू, देखिए यहाँ पे कह रहा है किसान, कवि जो है किसान को कि खैर चलो, पैर की जूती टूट जाती है तो दूसरी खरीद के आ जाएगी, अगर पत्नी नहीं है तो दूसरी पत्नी शादी करके आ जाती है। तो पहले के लोगों को एक पत्नी के प्रति उनकी क्या सोच थी, पैर की जूती से उसकी तुलना की जा रही है। लेकिन वर्तमान समाज की स्त्री जो है वो कैसी है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको लेख लिखना है। उसके बाद ये है कविता के आसपास, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें और कारणों की भी पड़ताल करें। देखिए, इसके तो सबसे बड़े कारण, ये सही बात है कि किसान जो है कृषि छोड़ रहे हैं, ये सच है। कोई किसान अपने पुत्र को खेती के धंधे में नहीं डालता, इसमें मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। इस सोच के कारण इसका क्या है कि कृषि छोड़ने के अनेक कारण हैं, जैसे आय कम होना, घोर परिश्रम होना, सम्मान न मिलना, आधुनिक तकनीक का प्रयोग न होना, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता। ये सारे कारण हैं जिससे धीरे धीरे हमारे किसान जो है वो किसानी या खेती करने से पलायन कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए शब्दार्थ भी है। आप प्रश्नोत्तर लिखने से पहले इन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और भी कोई ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको नहीं आता है चैप्टर के अंदर से, आप उसे भी पूछ करके लिख सकते हैं जब जूम क्लास आपकी चलेगी तब। धन्यवाद।